नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न की ई फाइलिंग के बारे में। आज की वीडियो हमारे उन शिक्षक और कर्मचारी साथियों के लिए है जो किसी न किसी प्रकार की जॉब में हैं और अपनी इनकम सैलरी के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से सैलरी से होने वाली इनकम के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में पूरे साल के दौरान होने वाली इनकम के लिए अगर हम लायबल हैं तो कुछ राशि हमें टैक्स के रूप में चुकानी होती है। और इसके लिए हमें अपने पूरे साल के दौरान होने वाली इनकम, जो भी सेविंग्स हमने कर रखी हैं, उनको दिखाते हुए अपनी कर योग्य आय पर हम टैक्स की गणना करते हैं, जिसमें कितना टैक्स हम ऑलरेडी टीडीएस के रूप में दे चुके हैं या कितना टैक्स अभी हमें देना शेष है या हम ज़्यादा टैक्स पे कर चुके हैं और हमें एक्स्ट्रा पे किए गए टैक्स का रिफंड चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम आईटीआर फाइल करते समय अपने फॉर्म में दिखाते हैं। ये आईटीआर फाइलिंग का काम हम किसी एक्सपर्ट सीए के माध्यम से करवाते हैं या फिर आप चाहें तो स्वयं अपना आईटीआर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपना आईटीआर बिना किसी गलती के बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनकी इनकम टैक्स को फाइल करते समय हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमें जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16 जो कि हमको हमारे विभाग के द्वारा दिया जाता है, जिसमें हमारे पूरे साल के वेतन की और हमारे द्वारा जो भी सेविंग्स की गई हैं उनकी जानकारी, उनकी डिटेल इस फॉर्म में दी होती है। फॉर्म 26 AS और फॉर्म AIS ये दोनों आपको मिलेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। यहाँ से इन्हें डाउनलोड करना होता है। 26 AS में हमारे पूरे साल के दौरान जो भी वेतन के माध्यम से हमें इनकम हुई है वो इनकम, और अगर हमारे विभाग ने कोई अमाउंट टैक्स के रूप में हमारी सैलरी से डिडक्ट किया है तो उस अमाउंट की डिटेल्स इस फॉर्म पर दी होती हैं। इसके अलावा फॉर्म AIS जिसमें हमारे पूरे साल की इनकम जो कि हमें हमारे वेतन के माध्यम से या इसके अलावा अगर अन्य कोई माध्यम है जिसके ज़रिए हमें इनकम हुई है, तो सारी चीज़ें पैन कार्ड से लिंक होने की वजह से कोई भी इनकम आपको कहीं से भी हुई है उसका ब्यौरा टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है और वो डिटेल्स आपको AIS पर दिखाई पड़ेंगी। तो हमारी सैलरी के अलावा अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई इनकम हुई है तो वो हमारे AIS में दिखाई पड़ेगी और उसे भी हमें अपने ITR में मेंशन करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हमने कोई होम लोन ले रखा है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ITR फाइल करते समय हमने अभी तक पूरे साल के दौरान जो भी प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट के रूप में अमाउंट पे किया है उसकी डिटेल्स हमें फिल करनी होती हैं, जो कि आपने जहां से होम लोन लिया है वहां से जब आप स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो उसमें ये चीज़ें अलग अलग लिखी रहती हैं, तो इनकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। और इसके अलावा आपने जो भी सेविंग्स कर रखी हैं तो उनके प्रूफ के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि अगर हमने LIC की कोई पॉलिसी ले रखी है तो उसके प्रीमियम की रिसिप्ट्स, PPF में हम जो भी डिपॉजिट करेंगे उस अमाउंट के प्रूफ के तौर पर हमें पासबुक या स्टेटमेंट ये डॉक्यूमेंट के तौर पर चाहिए होता है। फिक्स डिपॉजिट अगर हमने कर रखे हैं तो उनकी डिटेल्स हमें चाहिए। अगर हमने NSC ले रखी हैं तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, और ट्यूशन फीस से संबंधित रिसिप्ट्स। तो ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें ITR फाइल करते समय पड़ेगी, तो इन्हें हमें अपने पास पहले से ही रख लेना है। इसके बाद हमें अपना काम शुरू करना है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फॉर्म 16, 26 AS और AIS के बारे में। जो ITR हम फाइल करने वाले हैं उसका फॉर्म 16 जो कि कुछ इस तरीके का होगा। ये फॉर्म 16 हमें हमारे विभाग के द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर फॉर्म 16 में आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर है 2023-24। इस असेसमेंट ईयर में हम अपना ITR फाइल कर रहे हैं और वो पीरियड जिसके लिए ITR फाइल किया जा रहा है, मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर, यह है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। इस पूरे साल के दौरान सैलरी के माध्यम से जो भी इनकम हमें हुई है वो इनकम यहाँ पर लिखी हुई है 8,31,283 रुपए। इसके आगे अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़। इन्होंने होम लोन ले रखा है तो उसमें इंटरेस्ट के रूप में जो अमाउंट पे किया गया है वो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस कर दिया गया इस अमाउंट को। इसके अलावा सेक्शन 80C के अंतर्गत जो भी इन्होंने बचत की हैं, चाहे वो LIC के माध्यम से हो, चाहे वो PPF के माध्यम से हो, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से हो, तो वो कुल मिलाकर के इनकी 1,09,227 रुपए की हैं। इसके बाद ये NPS स्कीम के दायरे में आते हैं। तो NPS में सेक्शन 80 CCD 1, 80 CCD 1B और सेक्शन 80 CCD
CD2 ये कुछ सेक्शन हैं जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। तो एनपीएस अकाउंट में जो भी पैसा जमा किया गया है इन सेक्शन के अंतर्गत वो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और इस तरीके से इन सभी को जोड़ते हुए ये टोटल डिडक्शंस हैं 2,76,687 रुपए की, जिनको टोटल इनकम से माइनस करने के बाद में ये टैक्सेबल इनकम निकल करके आ गई है 3,48,734 रुपए, और इसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन की गई है जो कि 4,937 रुपए बन रही है। हालांकि इस फॉर्म में आगे चल के टैक्स नील हो गया है, तो आईटीआर फाइल करते समय हम आगे इस पे भी बात करेंगे कि टैक्स नील क्यों हुआ, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें टैक्स नील हो सकता है। तो ये हो गया फॉर्म 16। इन सारी डिटेल्स को आगे आईटीआर फाइल करते समय फिल करेंगे। इसके बाद में फॉर्म 26AS जो कि पोर्टल से ही डाउनलोड किया गया है, तो इसमें पूरे साल के दौरान जो भी इनकम सैलरी के रूप में प्राप्त हुई वो इनकम यहाँ पर लिखी हुई है। टोटल ऊपर दिया हुआ है 8,31,283 रुपए, यही फॉर्म 16 पर भी था। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स एम्प्लॉय से डिडक्ट नहीं किया गया है, नहीं काटा गया है। अगर टैक्स डिडक्ट किया गया होता तो वो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई पड़ता, और इस डिडक्ट किए गए टैक्स को विभाग के द्वारा जब टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा किया जाता है तो इस जमा किए गए टैक्स का अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है। तो अभी हमारी कंडीशन में ये नील है, इस वजह से यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। तो ये है फॉर्म 26AS। इसके बाद देख लेते हैं फॉर्म AIS। ये भी पोर्टल से ही डाउनलोड किया गया है, जिसमें ऊपर कुछ बेसिक डिटेल्स एम्प्लॉय के बारे में लिखी होंगी, और इसके बाद में फिर से टोटल इनकम 8,31,283 रुपये जो कि सैलरी के माध्यम से हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है सैलरी रिसीव्ड। अब देखिए यहाँ पर कुछ इनकम सैलरी के अलावा भी इन्हें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट के रूप में कुछ अमाउंट इनके अकाउंट में जमा हुआ है, तो वो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट में फिर कुछ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर ओवरऑल सारी इनकम जो सैलरी या उसके अलावा किसी माध्यम से हुई है वो सब यहाँ पर आकर के इकट्ठी हो जाती हैं, और ये अमाउंट आप देख सकते हैं राइट साइड में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब ऐसे ही कुछ अमाउंट हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें अपना आईटीआर फाइल करते समय दिखानी है, क्योंकि फॉर्म 16 पर ये चीज़ें नहीं होंगी। फॉर्म 16 पर तो हमारी सिर्फ सैलरी है, जबकि आईटीआर में हमें अपनी सारी इनकम्स को शो करना है। तो इसीलिए आईटीआर फाइल करते समय इन डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले हम अपने पास रखेंगे, ताकि हमारे पास पूरी जानकारी हो कि हमें अपने आईटीआर में क्या क्या फिल करना है। तो अब शुरुआत करते हैं अपना आईटीआर फाइल करने की। ऑनलाइन आईटीआर फाइल करते समय अगर हम पहली बार अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए अपने पैन कार्ड नंबर के ज़रिए हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होता है, और वहां पर पासवर्ड जनरेट करना होता है। आईडी के रूप में हमारा पैन कार्ड ही काम करता है, जबकि पासवर्ड हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। और अगर हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो हमें सीधे वेबसाइट पर जाना है, अपनी आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है और अपना आईटीआर फाइल करना है। तो यहाँ पर अभी जो हम आईटीआर फाइल करने वाले हैं ये वेबसाइट पर पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, तो हमें सिर्फ आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। इसके लिए हम ऊपर टाइप करेंगे incometax.gov.in, एंटर, और हम पहुँच जाएंगे इनकम टैक्स वेबसाइट के ई फाइलिंग पोर्टल पर। यहाँ पर आने के बाद में हमें जाना है ऊपर दिए गए लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें यूज़र आईडी के रूप में अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पर हमें प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज इस बॉक्स में चेक का मार्क लगाना है, अपना पासवर्ड टाइप करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन हो जाने पर अब यहाँ पर यूज़र नेम सबसे ऊपर लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, और इसके अलावा यहाँ लेफ्ट साइड में यूज़र नेम, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस टाइप की कुछ डिटेल्स दिखाई पड़ेंगी। आईटीआर फाइल करने के लिए वैसे तो सामने ही ऑप्शन दिया हुआ है फाइल नाउ, यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं, और इसके अलावा भी ऑप्शन ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर आपको मिल जाता है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम क्लिक कर लेते हैं पेज पर दिए गए फाइल नाउ बटन पर। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। तो क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, तो असेसमेंट असेसमेंट ईयर होगा 2023-24। इसे यहाँ से सिलेक्ट करना है। हम अपना आईटीआर ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू। इसके बाद में हमें क्लिक कर देना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर।
सैलरीड पर्सन की कंडीशन में, क्योंकि हम अपना आईटीआर इंडिविजुअली फाइल कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन को हम लगा लेंगे जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट है, इंडिविजुअल, और इसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है आईटीआर। इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 तरीके के ऑप्शन हमें दिखाई पड़ेंगे, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। ये डिपेंड करता है हमारी इनकम पर कि हमारी इनकम हमें किस माध्यम से प्राप्त हो रही है। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ITR 1, 2, 3 या 4 इनमें से किसी को सिलेक्ट करना होता है। तो सैलरीड पर्सन की कंडीशन में, क्योंकि हमारी इनकम हमें सैलरी के माध्यम से प्राप्त हो रही है, तो हमारे लिए जो ITR रहेगा वो है ITR 1। इस पर हम क्लिक कर देंगे और ITR 1 किसे फाइल करना है इसके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर लिख करके भी आ जाती हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ITR 1 इंडिविजुअल पर्सन के लिए है जो कि भारत के निवासी हैं और जिनकी इनकम मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक हो और ये इनकम सैलरी के माध्यम से प्राप्त हुई हो। हाउस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो 1 हाउस प्रॉपर्टी की बात की गई है, और इसके अलावा अगर कोई इनकम है तो इंटरेस्ट वगैरह के माध्यम से कोई इनकम हो सकती है, और एग्रीकल्चरल इनकम के रूप में मैक्सिमम 5000 रुपीज़ तक की इनकम को यहाँ पर ITR 1 में दिखाया जा सकता है। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन रहती है तो हमें ITR 1 फाइल करना है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रोसीड विद ITR 1 क्लिक करेंगे और इसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आंसर के रूप में हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें से हमें इन्हें सेलेक्ट करना है और ITR फाइल करने के लिए आगे बढ़ना है। तो इसमें हमारे लिए जो सबसे सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट वाला, जिसमें दिया हुआ है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को जब क्रॉस करेगी, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यहाँ पर है 2,50,000 रुपए की। तो 2,50,000 रुपए तक की इनकम अगर हमारी है जो कि सैलरी के माध्यम से हमें हुई है, तो इस कंडीशन में ITR फाइल करने की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहें तो ITR फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर टैक्सेबल इनकम 2,50,000 रुपए से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में ITR फाइल करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। भले ही हमारा टैक्स निल बन रहा हो, लेकिन हमें ITR फाइल कर देना चाहिए। तो हम इस ऑप्शन को ही लगाएंगे। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये हमारी कंडीशन पर डिपेंड करेगा, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और अगर इनमें से कोई कंडीशन आपके ऊपर लागू हो रही है तो आप इस सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके और जो कंडीशन आपके ऊपर लागू हो रही है उसको सेलेक्ट करते हुए तब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन लगा रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पर ये इस मैसेज के ज़रिए हमको इन्फॉर्म कर रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हमारी जो भी डिटेल्स हैं उनके आधार पर हमारा फॉर्म पहले से ही फिल किया हुआ हमें दिखाई देगा। हमें उन डिटेल्स को मैच करना है और अगर कोई चीज़ गलत लिखी हुई है तो उसे करेक्ट करते हुए अपने फॉर्म को सबमिट करना है, और अगर वो डिटेल्स सही हैं तो उनके साथ में ही हम अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो इसे ओके करना है। अब इसके बाद जो पेज हमारे सामने खुल करके आया है, असली काम यहाँ से शुरू होता है। अब जो भी जानकारी हमें यहाँ पर भरनी है वो ऊपर दिखाई दे रहा है 5 हिस्सों में बटी हुई है, और इसे आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 टैब हैं जो हमें यहाँ पर नीचे दिखाई पड़ रही हैं, और अभी इसमें सिर्फ पहली वाली टैब ये एक्टिव है, बाकी की टैब्स अभी डीएक्टिवेट हैं। हम इसके ऊपर माउस लाएंगे, क्लिक करेंगे तो अभी कुछ भी होने वाला नहीं है। जब हम इस फर्स्ट टैब को कंप्लीट करेंगे, इसके अंदर की डिटेल्स को फिल कर लेंगे, तो उसके बाद में सेकेंड वाली टैब अनलॉक हो जाएगी, और इस तरीके से हम क्रम से एक एक करते हुए आखिरी टैब तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हमें शुरुआत करनी है फर्स्ट टैब से, जो कि है पर्सनल इंफॉर्मेशन। इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल्स हमें दिखाई पड़ेंगी, जिसमें हमारा नाम, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। नीचे आएंगे, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस तरीके के हम एम्प्लॉय हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इस तरीके से यहाँ पर कई ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो हम ITR फाइल कर रहे हैं ये बेसिक डिपार्टमेंट में टीचर हैं, हालांकि यहाँ पर इसका ऑप्शन अलग से होना चाहिए, नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आगे बढ़ जाएंगे और फिर से यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं 4 ऑप्शन, जिनमें से किसी एक को हमें सेलेक्ट करना है।
फाइलिंग सेक्शन में पूछ रहा है कि हम अपना इनकम टैक्स किस सेक्शन के अंतर्गत फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेक्शन है 139(1) और ये सेक्शन होता है, नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है उससे पहले, मतलब टाइमली हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हमें यही ऑप्शन लगा के रखना है। तो क्योंकि अभी इनकम टैक्स रिटर्न की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2023 और हम उस डेट से पहले अपना ITR फाइल कर रहे हैं, तो हमें इसी ऑप्शन को लगा के रखना है। अगर 31 जुलाई के बाद डेट नहीं बढ़ती है और ये टाइम निकल जाता है, हमने ITR टाइम रहते नहीं फाइल कर पाया, तो हम बाद में भी अपने ITR को फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सेकंड वाले ऑप्शन को चुनना होता है, जो कि है 139(4). अपना ITR लेट हो जाने की कंडीशन में हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर हमने अपना ITR फाइल किया, वो चाहे टाइम से फाइल किया हो या लेट में फाइल कर पाए हों, लेकिन ITR फाइल कर दिया है हमने और ITR फाइल करने के बाद में हमने गौर किया कि हमने जो ITR फाइल किया है उसमें हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो गई, हमने उस ITR को फाइल करते समय कोई गलती कर दी, कोई अमाउंट जो लिखना था वो छोड़ दिया, या कोई सेविंग्स जो हमें दिखानी थी उस समय हम नहीं दिखा पाए, अब हम उसे दिखाना चाहते हैं, तो अपने उस ITR में संशोधन करने के लिए हमें एक दूसरा ITR भरना होगा इस पुराने ITR का रेफरेंस देते हुए। तो इसके लिए जब हम दोबारा से संशोधित ITR फाइल करेंगे तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत फाइल किया जाएगा 139(5) के अंतर्गत। हालांकि अपना ITR फाइल करने के बाद में रिवाइज्ड ITR फाइल करने के लिए भी एक समय सीमा होती है कि आपने अपना ITR फाइल किया है तो उसके इतने दिनों बाद तक रिवाइज्ड ITR फाइल किया जा सकता है। और अगर वो समय सीमा निकल गई है, अब ये सारी डेट्स अगर निकल गई हैं, हम अपना ITR टाइमली फाइल नहीं कर पाए, लेट फाइल करने के लिए भी एक टाइम रहता है, वो टाइम भी निकल गया, या रिवाइज्ड के लिए जो एक टाइम निर्धारित था वो टाइम भी खत्म हो गया, तो इसके बाद में फिर लास्ट में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है 119(2)(b). जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे तब लास्ट में इस सेक्शन के अंतर्गत अपना ITR फाइल कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। इसके बाद में अभी ये ऑप्शन हमारे काम के नहीं है। इन सेक्शंस की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोई नोटिस प्राप्त हुई हो। तो उस नोटिस के जवाब में जब हम अपना ITR फाइल करेंगे तो उस समय हमें इस बटन को क्लिक करके इसे ब्लू करना है और यहाँ से इन सेक्शंस में से जिस सेक्शन के अंतर्गत आपको अपना ITR फाइल करना है उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हुए और अपना ITR आगे हम सबमिट करेंगे। तो इसे हम हटाए दे रहे हैं, दोबारा से क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115(b)(a)(c) और ऑप्शन दिए हुए हैं यस और नो। यहाँ पर ITR फाइल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। इन दोनों रिजीम्स के बारे में ये क्या हैं, किस तरीके से इनके अंतर्गत टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, तो इसका वीडियो हमने पहले से ही अपने इस चैनल पर डाल रखा है। और अगर आप इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी सिर्फ इतना कि हम अपना टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से फाइल करना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से फाइल करना चाहते हैं। तो जब हमारी सेविंग्स पर्याप्त मात्रा में होती हैं तो उस कंडीशन में हमारे लिए सबसे अच्छा होता है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत ITR फाइल करना, और इसके लिए हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है नो। और जब हमारी सेविंग्स बहुत कम या नाम मात्र की या बिल्कुल ना हो तो उस कंडीशन में हमारे लिए सबसे अच्छा होता है न्यू टैक्स रिजीम, और ऐसी कंडीशन में हम ऑप्शन रखते हैं यस। तो क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सेविंग्स हैं तो हम इसे नो रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर नीचे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दिखाई पड़ेंगी। आपका एक अकाउंट है या एक से ज़्यादा अकाउंट हैं, वो सारे अकाउंट यहाँ पर क्योंकि पैन कार्ड से लिंक हैं तो जो भी अकाउंट्स होंगे वो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और अगर रिफंड की कंडीशन आती है, आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है और आप रिफंड चाहते हैं, तो रिफंड किस अकाउंट में आपको वापस मिले, तो यहाँ पर इनमें से जो भी अकाउंट दिख रहे होंगे, अभी तो फिलहाल एक ही अकाउंट दिखाई पड़ रहा है तो उसमें यहाँ पर ये हमने इसको सिलेक्ट कर रखा है, ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहा है। ज़्यादा अकाउंट होंगे तो उनमें से किसी एक को इस तरीके से सेलेक्ट करके उसे ब्लू करना होगा और उसी अकाउंट में आपका रिफंड आपको वापस मिलेगा। तो इसके बाद आगे आ जाते हैं, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट टैब है यहाँ पर ग्रीन कलर से लिख करके आ गया है कन्फर्म्ड और ग्रीन टिक दिखाई पड़ रहा है, मतलब हमने एक स्टेप जो इसका था वो कंप्लीट कर लिया है। और तुरंत ही यहाँ पर दूसरी टैब हाईलाइट हो गई है और अब हमें इस पर क्लिक करके इसके अंदर डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर हमें फिल करनी है ग्रॉस टोटल इनकम
इस पर क्लिक कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम में क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर सैलरी एग्जेम्पशन, ये कुछ इससे संबंधित क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे जिन्हें यस और नो करना है। हालांकि अभी हमारी कंडीशन में हमें इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो इस वजह से हम इन्हें नो करेंगे या फिर लास्ट में दिए गए स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक करके इन क्वेश्चंस को ही हटा देंगे। लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि अगर इनमें से कभी आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे यस करके और उससे संबंधित डिटेल को वहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर दिया हुआ है, अगर एम्प्लॉय को कुछ अलाउंसेस जो कि यूनिफॉर्म मेंटेनेंस से संबंधित या फिर ट्रैवलिंग से संबंधित दिए जाते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉय को विभागीय कार्य से ही अपने निवास स्थान से कार्यालय तक आने जाने के लिए जो भी परिवहन भत्ता दिया जाता है, तो वहां पर अगर उस अलाउंस के लिए वो छूट के लिए क्लेम करना चाहता है तो इस ऑप्शन को यस करके और यहाँ पर अमाउंट फिल किया जा सकता है। तो अभी हम इसे नो कर देंगे। ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई विशेष प्रतिपूरक भत्ता, बच्चों की एजुकेशन के लिए अलाउंस, उनके रहने के लिए हॉस्टल अलाउंस, इस तरीके के भत्ते अगर दिए जाते हैं और उनमें अगर छूट का प्रावधान है तो उसे क्लेम करने के लिए इस ऑप्शन को यस करना है, अदरवाइज नो करना है। हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता, इससे संबंधित छूट पाने के लिए इसे हम यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। लीव ट्रैवलिंग अलाउंस, इससे संबंधित छूट दिखाने के लिए हम इस ऑप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। और अगर सैलरी के माध्यम से जो इनकम हमें हुई है उस इनकम में कोई ऐसा अमाउंट हमें प्राप्त हुआ है जो एग्जेम्प्ट है, करमुक्त है, तो उस अमाउंट को यहाँ दिखाया जा सकता है, अदरवाइज हम उसे नो कर लेंगे और कंटिन्यू आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें अपने इनकम सोर्स की डिटेल्स लिखनी है। जब ITR हम फाइल करने के लिए यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर एक मैसेज के माध्यम से इसने हमें पहले से ही इन्फॉर्म किया था कि जो डिटेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के पास में हैं हमारी, उनके आधार पर ये फॉर्म को हमें पहले से ही फिल करके दे देगा। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें जैसा कि फॉर्म 16 पर हमें दिखाई दे रही हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनको हम फॉर्म 16 से मैच कर लेंगे। यहाँ पर हमारी ग्रॉस सैलरी दिखाई पड़ रही है 8,31,283 रुपये, 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि अंडर सेक्शन 16 ये हमें मिलता है, 50,000 रुपये की छूट मिलती है, वो माइनस हो जाएगी। और इसके बाद में हमारी सैलरी रह गई है 7,81,283 रुपये। सेम यही चीज़ हमें अपने फॉर्म 16 में भी दिखाई दे रही है। सैलरी से इनकम 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 7,81,283 रुपये, इसके बाद बची हुई सैलरी। अब इसके बाद में आगे है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हमें हमारी हाउस प्रॉपर्टी के माध्यम से अगर कोई इनकम हुई है तो वो यहाँ पर दिखानी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर एम्प्लॉय के पास कोई मकान है जिसे उसने किराए पर दे रखा है, पूरा किराए पर दे रखा है या उसका कुछ पोर्शन किराए पर दे रखा है, तो उससे जो इनकम हो रही है उस इनकम को इस टैब में शो करना है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय ने एक नया मकान खरीदने के लिए होम लोन लिया है या उसके पास पहले से ज़मीन थी और मकान बनवाने कंस्ट्रक्शन के लिए होम लोन ले रखा है, तो उस होम लोन में जो ब्याज उस एम्प्लॉय के द्वारा चुकाया गया है उसको दिखाने के लिए भी हम इस सेक्शन को यूज़ करेंगे। तो अभी हमारी कंडीशन में एम्प्लॉय ने होम लोन ले रखा है और इसके लिए हम देख लेते हैं रिसिप्ट। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पूरे साल के दौरान जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, एम्प्लॉय के द्वारा प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पर 62,717 रुपये ये पे किया जा चुका है और इंटरेस्ट के रूप में अब तक 1,55,862 रुपये ये पे किए गए हैं। तो हम इस सेक्शन में इसी अमाउंट को दिखाने वाले हैं, 1,55,862 रुपये को। और ये हमारे फॉर्म 16 पर भी है, इसे फॉर्म 16 में भी देख सकते हैं। ये अमाउंट आपको फॉर्म 16 पर भी दिख जाएगा, 1,55,862 रुपये। तो इसे हम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके लिए हमें क्लिक करना है ऐड और एडिट डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप। इस पर क्लिक करके यहाँ पर डिटेल्स फिल की जा सकती हैं। और अगर हम पहले से इसे फिल कर चुके हैं, बाद में इसे एडिट करना हो, मतलब चेंज करना हो, तो उसे चेंज करने का काम भी यहीं से होगा। इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्योंकि एम्प्लॉय इस मकान को अपने स्वयं के रहने के लिए यूज़ कर रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड। और अगर इसे किराए पर दे रखा है तो उस कंडीशन में सिलेक्ट करना है लेट आउट। तो अभी हम इसे ही सेलेक्ट रखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। और इंटरेस्ट पेबल में यहाँ पर हमें वो अमाउंट लिख देना है जो कि होम लोन के इंटरेस्ट के रूप में एम्प्लॉय द्वारा पे किया जा चुका है। तो यहाँ पर हमने अमाउंट फिल कर दिया है। अभी जो हम बात कर रहे थे किराए की, तो यहाँ पर जो नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है इसे हमें यूज़ करना है उस कंडीशन में। इसमें अगर एम्प्लॉय ने अपने मकान को किराए पर दे रखा है
और अगर पिछले साल उससे जो भी किराया प्राप्त हुआ है या किराया प्राप्त होना है जिस पर अभी इनकम टैक्स नहीं लगा है, तो ऐसी कंडीशन में उस किराए का 30% ये हमें छूट मिलती है। तो 30% हम माइनस कर देंगे, बचेगा 70%। वो अमाउंट यहाँ पर हमें लिखना है। तो फिलहाल अभी हम सिर्फ इस इंटरेस्ट वाले अमाउंट को यहाँ पर दिखा देंगे और इसके बाद नीचे आएंगे, ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अमाउंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शामिल हो गया। अब अगर बाद में ITR फाइल करने से पहले अभी इसमें कुछ फेरबदल करना हो तो एडिट में जाकर के इसे चेंज किया जा सकता है, और अगर ये गलत फिल हो गया है, इसे हटाना ही है, तो डिलीट से इसे हटाया जा सकता है। इसके बाद में हम नीचे आ जाएंगे। अब जो अगला सेक्शन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये वो इनकम है जो सैलरी के अलावा किसी माध्यम से हमें प्राप्त हुई हैं, और यही इनकम है जिनकी बात अभी हम कर रहे थे AIS में। तो ये फॉर्म 16 के अलावा हमारे AIS पर दिखाई पड़ेंगी। हमें इन्हें चेक करना है। अगर कोई ऐसी इनकम हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है जो हमारे AIS पर नहीं है और वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो हम उसे यहाँ चेक का मार्क लगाएंगे और उसे डिलीट कर सकते हैं। या अगर इसमें कोई अमाउंट कम ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है तो हम उसे चेंज करने के लिए एडिट में जा कर के उसे बदल लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी अमाउंट दिखाई पड़ रहे हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इन्होंने पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा जमा कर रखा था जिसमें इंटरेस्ट के रूप में इतना अमाउंट इन्हें प्राप्त हुआ, वो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसके अलावा जो इनका सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट के रूप में ये अमाउंट प्राप्त हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स हमें इनके AIS पर भी दिखाई पड़ रही हैं। ये वो कुछ अमाउंट हैं। इन अमाउंट का हम टोटल करेंगे 1504, 388, 85, 80, तो ये पहुंच जाएगा 2057। और इसके अलावा नीचे दिया हुआ है 17,721, तो ये सामने ही दिया हुआ है 17,721। तो सभी अमाउंट सही हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारी ग्रॉस टोटल इनकम जो कुछ इस तरीके से निकल करके आई है, इस अमाउंट से 50,000 रुपये माइनस हो गए। बचा हुआ अमाउंट, इसमें हमारा इंटरेस्ट वाला अमाउंट माइनस हो गया और ये वाला अमाउंट ऐड हो गया, ये बढ़ गया, ये हमारी इनकम बढ़ गई इसके वजह से। तो अब हमारी इनकम पहुंच गई है 6,45,199। अब क्योंकि हमारे फॉर्म 16 पर ये वाली इनकम नहीं थी, तो इस वजह से हमारे फॉर्म 16 पर जो इनकम दिख रही है वो 6,45,199 न हो करके इससे कम दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ फॉर्म 16 पर जो इनकम दिख रही है वो है 6,25,421। तो यहाँ पर इनकम कम है क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट वाला अमाउंट नहीं था, वहाँ पर इंटरेस्ट वाला अमाउंट जो है वो बढ़ गया। तो इस तरीके से फॉर्म 16 से हमारी इनकम ITR फाइल करते समय कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर दिया हुआ अमाउंट सही है। यहाँ पर एक सेक्शन और भी दिया हुआ है एग्जेम्प्ट इनकम का। कुछ इनकम हमारी इस तरीके की भी होती हैं जो इनकम हमें प्राप्त होती हैं और उन इनकम पर हमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता, या उस इनकम के कुछ हिस्से पर ही हमें टैक्स देना होता है, तो वो एग्जेम्प्ट इनकम कही जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई इनकम हमें प्राप्त हुई है तो उस इनकम को ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर दिखाया जा सकता है। यहाँ पर आने के बाद में आपको एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर वो कौन कौन सी इनकम हैं जो एग्जेम्प्ट हैं, तो उनकी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगी और यहाँ से आप उनको सेलेक्ट करते हुए ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी दिखाई पड़ रहा है सबसे ऊपर एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहाँ पर ITR 1 में जो हम एग्रीकल्चर इनकम दिखा सकते हैं वो 5,000 रुपये या उससे कम की अगर इनकम है तो वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री है। उस अमाउंट को यहाँ पर दिखा करके पूरी की पूरी छूट ली जा सकती है। तो इस तरीके की कुछ इनकम यहाँ पर हैं, वो अपनी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट की जा सकती हैं और उन्हें ऐड किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल हम बाहर आ जाएंगे कैंसिल पर क्लिक करके, और बाहर आने के बाद में हम क्लिक कर देंगे कन्फर्म पर। अब हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे स्टेप में आ जाते हैं टोटल डिडक्शंस। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में हमें फिर से कुछ चीज़ें क्वेश्चंस के रूप में दिखाई पड़ रही हैं जिनका जवाब हमें येस और नो में देना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। तो यहाँ पर सेक्शन 80G के अंतर्गत अगर हमने कुछ अमाउंट डोनेट किया है कहीं पर तो उसमें हमें छूट प्राप्त होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इस ऑप्शन को यस करना है, और इसे यस करने के बाद में बता रहा है कि आगे सेक्शन 80G का ऑप्शन खुल के आएगा, वहाँ पर हमें उसकी डिटेल फिल करनी होगी। क्योंकि हमारी कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे
और कर देंगे नो। नेक्स्ट है, अगर हमने कोई डोनेशन दिया है किसी प्रकार की साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो उस कंडीशन में हमें इस ऑप्शन को यस करना है और हम उस डिडक्शन को दिखा करके छूट प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसे नो करना है। नेक्स्ट है, अगर हम डिडक्शन चाहते हैं अंडर सेक्शन 80GG, तो उस कंडीशन में हम इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। 80GG इस सेक्शन को हम तब दिखलाते हैं जब हम किसी किराए के मकान में रह रहे हों और हमें एम्प्लॉयर के द्वारा अपनी सैलरी में HRA का भुगतान न दिया जा रहा हो। तो उस कंडीशन में भी हम चाहें तो इस ऑप्शन को यस करके HRA की छूट ले सकते हैं और इसकी लिमिट है 5,000 रुपये हर महीने या फिर 60,000 रुपये पूरे साल में छूट इस सेक्शन के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है। तो इसे हम नो कर देंगे और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। अगला सेक्शन है सेक्शन 80C, जिसमें पहले से ही फिल होकर के आ गया है हमारे फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग 1,09,227 रुपये। ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली देख सकते हैं, यहाँ पर यस दिखाई पड़ रहा है, अमाउंट भी फिल होकर के आ रहा है फॉर्म 16 पर। ये अमाउंट दिया हुआ है 1,09,227 रुपये। ये अमाउंट हमारे लाइफ इंश्योरेंस की जो बीमा पॉलिसी हमने ले रखी हैं या जो FD करा रखी हैं, ट्यूशन फीस जो हमने जमा की है, या फिर होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यहाँ पर जो अमाउंट था प्रिंसिपल अमाउंट का 62,717 रुपये, ये अमाउंट भी इस 1,09,227 रुपये के अंदर ही शामिल है। तो इस तरीके से जितने भी डिपॉजिट्स हमने किए हैं वो सेक्शन 80C के अंतर्गत दिखाई देते हैं। तो ये उन सभी का टोटल है जो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो हमने अपने फॉर्म 16 से इसे मैच कर लिया और यहाँ पर जो अमाउंट लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, तो हम इस अमाउंट को चेंज नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में अगला सेक्शन फिर से इस अमाउंट के साथ में जो कि है 97,685 हमें दिखाई दे रहा है। और अभी हमने बात की थी फॉर्म 16 पर 3 सेक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर सेक्शन 80CCD1, इसमें एक अमाउंट लिखा हुआ है। सेक्शन 80CCD1B, यहाँ पर भी एक अमाउंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और सेक्शन 80CCD2, ये तीनों अमाउंट NPS से संबंधित हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉई ने NPS में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। तो एम्प्लॉई ने जो भी कंट्रीब्यूशन NPS के अंदर किया है वो अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाई देता है सेक्शन 80CCD1 के अंतर्गत, जो कि है 69,775 रुपये। अब ये पूरा अमाउंट 80CCD1 में दिखाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि 80CCD1 इसके अलावा सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCC, इन तीनों को मिलाकर के 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की छूट नहीं ली जा सकती। और अभी हम अगर देखें इन अमाउंट को, सेक्शन 80CCC इसमें तो कोई अमाउंट है ही नहीं, तो सेक्शन 80C और 80CCD1 इन दोनों का टोटल ही 1.5 लाख से ऊपर बन रहा है और यहाँ पर 1,50,000 रुपये से ज़्यादा की छूट नहीं दिखाई जा सकती। तो इसमें हुआ ये है कि 1,50,000 रुपये की छूट दिखाने के लिए इस अमाउंट का सिर्फ 40,773 रुपये ही 80CCD1 में दिखाया गया है। बाकी का अमाउंट जो है उस अमाउंट को अलग सेक्शन में पहुंचा दिया गया और वो सेक्शन है 80CCD1B, 29,002 रुपये। अगर हम 29,002 और 40,773 इन दोनों को ऐड करें तो वो अमाउंट इतना बनेगा, 69,775 रुपये। तो ये 80CCD1B NPS का ही एक सेक्शन है जिसमें 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट एम्प्लॉई के द्वारा ली जा सकती है। तो उसका बेनिफिट यहाँ पर मिला, और अगर ये सेक्शन ना होता तो यहाँ पर सिर्फ 1.5 लाख की छूट मिलती और इस तरीके से 29,000 रुपये ये लैप्स हो जाते, ये किसी काम के नहीं थे। तो इस सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर NPS में ये बेनिफिट मिल जाता है कि 1.5 लाख की लिमिट पूरी होते ही अगर NPS का कोई अमाउंट बच रहा है तो उसमें 50,000 रुपये तक का अमाउंट इस सेक्शन के अंतर्गत भी दिखाया जा सकता है। तो अभी NPS का जो अमाउंट बच रहा था वो 29,002 रुपये ही बच रहे थे, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत चले गए। और इसके अलावा 80CCD2 में जैसे एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन NPS अकाउंट में जमा होता है, वैसे ही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी NPS अकाउंट में 14% के अकॉर्डिंग जमा किया जाता है। तो ये 14% का जो अमाउंट एम्प्लॉयर NPS में डिपॉजिट कर रहा है वो अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है 97,685 रुपये। तो क्योंकि यहाँ पर ये अमाउंट हमारी सैलरी में जुड़ा हुआ था जिसकी वजह से हमारी इनकम बढ़ गई थी, तो इसलिए यहाँ पर बाद में इस अमाउंट को सेक्शन 80CCD2 के अंतर्गत माइनस कर दिया जाता है।
तो यही हमें यहाँ पर भी करना है। इसमें सेक्शन 80 CCD 2 में यही 97,685 रुपये जो हमारी सैलरी में बढ़े हुए थे, हमारी इनकम को बढ़ा रहे थे, वो यहाँ पर दिखा दिए गए और हमारी इनकम में हमको इतनी छूट 80 CCD 2 के अंतर्गत प्राप्त हो गई। तो ये अमाउंट भी हमें चेंज नहीं करना है, हम इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। अगला सेक्शन है सेक्शन 80D, जिसमें एम्प्लॉय के द्वारा अगर अपने या अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया गया है तो इसमें मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ की डिडक्शन एम्प्लॉय को प्राप्त होती है। और इसके अलावा अगर एम्प्लॉय ने अपने या अपने परिवार में किसी के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कुछ खर्चा किया है तो उसमें मैक्सिमम 5,000 रुपये तक की छूट सेक्शन 80D में इसके लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन में अभी ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से हम इसे नो कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है सेक्शन 80E। अब यहाँ पर अगर एम्प्लॉय ने अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन ले रखा है तो उस पर भी वहाँ पर वो छूट का हकदार है, इसमें भी वो छूट के लिए क्लेम कर सकता है। तो अगर छूट पाने के लिए एम्प्लॉय क्लेम करना चाहता है तो इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो। इसके बाद में अगला सेक्शन है सेक्शन 80 TTA। इस सेक्शन के अंतर्गत एम्प्लॉय का जो सेविंग अकाउंट है उस सेविंग अकाउंट पर जो भी इंटरेस्ट उसे प्राप्त हो रहा है उसमें भी छूट का प्रावधान है। और यहाँ पर एक लिमिट है, पूरे साल के दौरान अगर एम्प्लॉय को 10,000 रुपये या इससे कम अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हुआ है, जो पैसा एम्प्लॉय के बचत खाते में सेविंग अकाउंट में जमा था उस पर अगर उसे ब्याज के रूप में 10,000 रुपये तक प्राप्त हुए हैं तो इस पूरे के पूरे अमाउंट पर छूट के लिए वो क्लेम कर सकता है। और अगर अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा का है तो छूट सिर्फ 10,000 रुपये की ही मिलेगी, बाकी का अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा। तो अभी हमारी कंडीशन में यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट पर जो इंटरेस्ट है वो हमारे AIS में हमें दिखाई दे रहा था। AIS में ऊपर जो अमाउंट दिए हुए थे, इन अमाउंट का टोटल करने पर ये अमाउंट बन रहा था 2,057 रुपये। तो इस अमाउंट को यहाँ पर इस सेक्शन के अंतर्गत दिखाया जा सकता है क्योंकि ये अमाउंट 10,000 रुपये से कम का है और इस पूरे के पूरे अमाउंट पर हम छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसे हम यस करेंगे। और यहाँ पर ये बता रहा है कि सेक्शन 80 TTA, इसके लिए अभी आगे ऑप्शंस खुल करके आएंगे, वहाँ पर हमें इस अमाउंट को फिल करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है, अब ये ऑप्शन पहले से ही यहाँ पर यस है और इसके यस होने की वजह से ही हमें नीचे इतने सारे सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इस ऑप्शन को नो कर देंगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट जो सामने खुली हुई है वो गायब हो जाएगी। अब ये ऑप्शन पहले से ही यस है क्योंकि यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं जो हमारे फॉर्म 16 पर थीं और वो यहाँ पर हमें फिल की हुई दिखाई दे रही हैं। सेक्शन 80 CCD 1 मतलब एम्प्लॉय का NPS में कंट्रीब्यूशन, तो इस कंट्रीब्यूशन में सिर्फ 40,773 रुपये 80 CCD 1 में रह गए थे और बाकी के पहुंच गए थे 80 CCD 1B में। तो ये 29,002 रुपये हमें इस सेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी सब कुछ ठीक ही है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, अब ये डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन पर कि हो सकता है आपके फॉर्म 16 में इसके अलावा भी कोई डिडक्शन ऐसी हो जो आपको वहाँ पर दिख रही हो। तो पहली बात तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर के आ ही जाएगी और अगर नहीं आ रही है तो आपको टिक लगाना है और यहाँ पर अमाउंट फिल करना है। और अगर कोई डिडक्शन ऐसी है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है लेकिन वो आपके फॉर्म 16 पर नहीं है या वो गलत वहाँ पर लिखी हुई है, उसको नहीं होना चाहिए, तो आप उसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो अभी हमारे फॉर्म 16 में जो चीज़ें दी हुई हैं लगभग एक एक करके हमने धीरे धीरे सभी को दिखा दिया है। होम लोन का इंटरेस्ट हो गया, बाकी LIC, प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी चीज़ें थी वो सेक्शन 80C में चली गई। NPS हो गया, सारे सेक्शन हो गए NPS के, और इसके बाद इन सभी का टोटल। ठीक है, आगे आ जाएंगे और कंटिन्यू। अब यहाँ पर जो चीज़ें अभी हमने पीछे फिल की थी वही यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। 80C में इतना अमाउंट में दिखाई पड़ रहा था पीछे, अगर वो अमाउंट वहाँ पर गलत होता, उसमें हमें कुछ चेंजेस करने होते तो यहाँ पर हम एडिट से कर सकते हैं। और अगर 80C में कोई अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है जबकि वो नहीं होना चाहिए तो डिलीट से हटा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से 80 CCD 1 में है, चेंज करना या डिलीट करना, ये काम यहाँ से किए जा सकते हैं। 80D में हमने कोई अमाउंट दिखाया ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। तो अगर हम चाहें तो इसे डिलीट से हटा भी सकते हैं, अदरवाइज 0 तो है ही, इसे खाली छोड़ सकते हैं। 80 CCD 2, 80 CCD 1B
और इसके बाद आगे यहाँ पर 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन जो कि हमने पीछे यस किया था, तो उसकी वजह से यहाँ पर हाईलाइट होने लगा है। इसमें ऐड पर क्लिक करके इस अमाउंट को यहाँ पर दिखाना है। तो हमारा अमाउंट बन रहा था 2057 रुपये, वो हम यहाँ पर दिखा देंगे और ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पर वैसे ही लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, और इसके अलावा जो हमने 80 TTA में अमाउंट फीड किया था 2057 रुपये, अगर इसे आप देखना चाहें तो बैक समरी में जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पर 2057 रुपये सेक्शन 80 TTA में दिखने शुरू हो गए। तो फिर से वापस आ जाएंगे वहीं पर। तो यहाँ पर अब आप नीचे देख सकते हैं कि जो टोटल डिडक्शंस हमारी हैं वो अब बन रही हैं 2,78,744 रुपये की, जबकि हमारे फॉर्म 16 में थोड़ा सा ये डिफरेंस रहेगा और यहाँ पर बन रही हैं 2,76,687 रुपये की। तो यही 2,057 रुपये का यहाँ पर डिफरेंस आ गया, क्योंकि ये चीज़ हमारे फॉर्म 16 पर नहीं थी जबकि AIS में थी, इस वजह से हमें उसे यहाँ पर दिखाना पड़ा। इसके बाद हम आगे आ जाएंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। चौथी टैब टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें वो डिटेल्स दिखाई पड़ेंगी जो टैक्स एम्प्लॉई के ऊपर बन रहा है और एम्प्लॉई के द्वारा पे किया जा चुका है। क्योंकि फॉर्म 16 में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बन रहा है तो यहाँ पर हमें टैक्स 0 दिखाई देगा। और अगर यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन आ रही होती, टैक्स का कोई अमाउंट यहाँ पर दिख रहा होता, तो वो अमाउंट यहाँ पर कैसे निकल करके आया है उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते थे। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से अंदर की डिटेल्स भी हमें यहाँ पर नहीं दिखेंगी। तो हम आगे आ जाएंगे। टोटल टैक्सेस पेड, जो टोटल टैक्स इस सत्र का एम्प्लॉई के ऊपर बना है और एम्प्लॉई के द्वारा पे किया गया है, वो है 0। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आखिरी टैब बच रही है जो कि है टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी टैक्स लायबिलिटी की जो डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई करना है, इनको चेक करना है। तो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 6,45,199 रुपये से हमारी डिडक्शंस माइनस करने के बाद में टोटल इनकम बच रही है 3,66,460 रुपये, और ये हमारे फॉर्म 16 पर भी हमें दिख जाएगी 3,48,734 रुपये। यहाँ पर जो AIS वाला अमाउंट है वो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि AIS वाले ये अमाउंट हमारे फॉर्म 16 पर नहीं है, तो इतना ही डिफरेंस हमारे AIS में और फॉर्म 16 में बना रहेगा। इसके बाद में इस अमाउंट पर जो टैक्स की कैलकुलेशन हुई है वो है 5,823 रुपये, जबकि हमारे फॉर्म 16 में क्योंकि कुछ इनकम जो AIS पर जुड़ के आई हैं यहाँ पर वो फॉर्म 16 में नहीं थी, इस वजह से वहाँ पर टैक्स कम निकल करके आया था और ये टैक्स था 4,937 रुपये। तो यहाँ पर थोड़ा सा टैक्स बढ़ गया है 5,823 रुपये, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई थी। अब इतना टैक्स हमारे ऊपर मतलब एम्प्लॉई के ऊपर कैलकुलेट हुआ है। लेकिन अब इसके आगे आप देख सकते हैं सेक्शन 87A के अंतर्गत हमें रिबेट मिलती है, छूट मिलती है 12,500 रुपये की। तो यहाँ पर ये छूट हमें तब मिलती है जब हमारा टैक्स 12,500 रुपये या उससे कम निकल करके आया है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 12,500 रुपये तक की छूट ली जा सकती है। तो क्योंकि हमारा जो अमाउंट है 5,823 रुपये, ये 12,500 से कम है, इस वजह से हमें पूरी की पूरी छूट यहाँ पर मिल जाएगी। और इतनी छूट मिलने की वजह से हमारा जो टैक्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, ये टोटल टैक्स 0 हो जाएगा। और हमारे फॉर्म 16 में भी यही था। फॉर्म 16 में भी हमारा टैक्स 4,937 रुपये था, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, 12,500 रुपये से कम का अमाउंट था। तो ये 4,937 रुपये की छूट हमें यहाँ पर पूरी की पूरी मिल गई, और इस वजह से यहाँ पर भी हमारा जो टैक्स था वो 0 निकल करके आया था, पूरा का पूरा टैक्स नील हो गया था। तो अब हमारा यहाँ पर ITR लगभग कंप्लीट है। पूरा का पूरा ITR हमने फॉर्म 16 से ठीक से मैच कर लिया है। फॉर्म 16, 26 AS और AIS जो भी डिटेल्स हम यहाँ पर लिखेंगे वो इन्हीं तीनों में से हमें उठानी है। लेकिन ये भी आपको कंफर्म करना है कि ये सारी चीज़ें जो डिटेल्स इनमें दिखाई पड़ रही हैं वो सही भी होनी चाहिए। कई बार इनमें भी गलतियाँ होती हैं, तो उनको हमें करेक्शन कराना होता है और उसके बाद में उनके आधार पर ही हमें अपना ITR फाइल करना होता है। तो अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है, हम कन्फर्म पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारी सभी टैब्स कंप्लीट हैं और हम अपना ITR सबमिट करने की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल्स जो हमने शुरू से आखिर तक भरी हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगी।
इनको एक बार फिर से हमें मैच कर लेना है कि कहीं पर कोई गलती तो हमसे नहीं हो रही है। हमारी टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स कितना बन रहा है, कितना हम दे चुके हैं, इसके बाद में अभी हमें कितना और देना है। तो इस तरीके के अमाउंट्स हमें यहाँ पर लिखे हुए दिखाई देंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो पेज खुल करके आया है इसमें एक स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट में शुरू में एक चेक बॉक्स है जिसमें क्लिक करेंगे, चेक का मार्क लग करके आ जाएगा। यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है, एम्प्लॉय के फादर का नाम दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ITR फाइल करने का काम हम यहाँ पर खुद कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सेल्फ। यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर हो जाएगा और बाकी डिटेल्स लिख करके आ जाएंगी। और इसके बाद में हमें नीचे आकर के क्लिक करना है प्रोसीड टू प्रीव्यू। इस पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर हमारा इनकम टैक्स रिटर्न का प्रीव्यू हमें दिखाई पड़ेगा। शुरू से जो अलग अलग टैब्स थीं उन अलग अलग टैब्स में हमने एक एक करके जो भी जानकारी फिल की है वो हमें पूरी की पूरी यहाँ पर एक फॉर्म के रूप में दिखाई पड़ेगी। ऊपर हमें अपनी बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी, नीचे सैलरी से संबंधित डिटेल्स होंगी, डिडक्शंस होंगी। फाइनल सबमिट करने से पहले हम इन सारी डिटेल्स को एक बार चेक कर लेंगे और जब हम पाएंगे कि हाँ सारी चीज़ें सही हैं तब लास्ट में हम नीचे दिए गए प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे। अब कई बार ऐसा भी होगा कि जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपके सामने कोई एरर खुल करके आ जाएगी। तो इसमें कोई टेंशन में आने वाली बात नहीं है। नीचे एरर जो भी है, छोटी मोटी एरर्स हैं इस तरीके से आ जाती हैं। तो यहाँ पर लिख करके आ भी रहा है कि एरर एक आई है और जो भी एरर है वो शायद कुछ एड्रेस वगैरह से संबंधित है। तो हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम इससे संबंधित पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर जो एरर के रूप में आ रहा था कि एड्रेस जो है वो इनकम्प्लीट है, तो इसको हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद में सेव कर देना है। अब फिर से हम आ जाएंगे बैक टू समरी पर और जो स्टेप्स हमने कंप्लीट किए थे इसमें प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। ITR का प्रीव्यू खुल जाएगा जिसमें सबसे नीचे आकर के प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर लिख करके आ गया है वैलिडेशन सक्सेसफुल। तो अभी जो हम ITR फाइल कर रहे थे उसमें 3 स्टेप्स थे और शुरू के 2 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इन्हीं के अंदर 5 स्टेप्स थे जो अभी हम कंप्लीट करके आए हैं। अब एक आखिरी स्टेप बच जाता है जो कि है अपने ITR को वेरीफाई करने का। अपने ITR को ऑफलाइन भी वेरीफाई किया जा सकता है। इसके लिए ITR को सबमिट करने के बाद उसकी रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेना होता है जिसमें आपको अपने साइन करके और उसी रिसिप्ट पर दिए गए एड्रेस पर उसे बाई पोस्ट सेंड करना होता है। और इसके अलावा आप अपने ITR को ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है वेरीफाई करने के लिए ऑनलाइन ITR को वेरीफाई करना। तो इसे ऑनलाइन वेरीफाई करने के लिए आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों आपस में लिंक होने चाहिए और आपस में मैच करने चाहिए। मतलब आधार कार्ड में और पैन कार्ड में जो एम्प्लॉय का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सेम हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर ना हो। और आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर जो कि रजिस्टर्ड है वो चालू हालत में हो और उसके ज़रिए ही आपका जो ITR है वो वेरीफाई होगा। तो अपना ITR वेरीफाई करने से पहले आप ये डिटेल्स ज़रूर चेक कर लें कि पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके दोनों लिंक हैं या नहीं हैं, दोनों आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिखा है या नहीं और जो लिखा है वो नंबर चालू हालत में है या नहीं। तो हम इसे वेरीफाई करने वाले हैं ऑनलाइन और इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, क्लिक करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर। अब यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। वेरीफाई नाउ, ये तुरंत अभी ऑनलाइन वेरीफाई करने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ITR अभी किसी कारणवश आप वेरीफाई नहीं कर सकते, इसे 2-4-10 दिन बाद आप वेरीफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन को लेने पर आपका ITR सबमिट हो जाएगा और बाद में आप 30 दिन के अंदर उसे वेरीफाई कर पाएंगे इसी तरीके से। और इसके अलावा यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन है, अगर आप इसे ऑनलाइन वेरीफाई न करके ऑफलाइन वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आप अपने ITR को
यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हुए सबमिट कर देंगे और इसे सबमिट करने के बाद में इसकी रिसिप्ट को डाउनलोड करना है। उस रिसिप्ट पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और उसी रिसिप्ट में दिए गए एड्रेस पर उसे पोस्ट कर देना है 30 दिन के अंदर। जिस दिन आपने ITR सबमिट किया है उसके 30 दिन के अंदर ये रिसिप्ट बाई पोस्ट बताए गए एड्रेस पर, जो कि बेंगलुरु का होगा, वहां पर पहुंच जानी चाहिए, तभी आपका ITR प्रोसेस होगा। तो ऑनलाइन E-वेरीफाई करने के लिए हम पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे E-वेरीफाई नाउ और क्लिक कर देंगे कंटिन्यू पर। अब यहाँ पर फिर से हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमारा वो मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड है, उस पर OTP के ज़रिए हम इसे E-वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद में हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू बटन पर। अब यहाँ पर ये पूछेगा OTP सेंड करने के लिए, तो हम यहाँ पर चेक बॉक्स में चेक का मार्क लगा देंगे आई एग्री और क्लिक कर देंगे जनरेट आधार OTP और इस पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर जो कि आधार कार्ड में हमने लिखवा रखा है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP हमें यहाँ पर लिखना है। जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे और जो नंबर एम्प्लॉय के आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है उस पर OTP पहुंच जाएगा, जो कि इसके बाद हमें यहाँ पर फिल करना है। आए हुए OTP को यहाँ पर फिल करने के बाद क्लिक करेंगे हम वैलिडेट ऑप्शन पर। अब OTP सबमिट करने के बाद में आखिरी काम जो हमें यहाँ पर करना है वो है सबमिट बटन पर क्लिक। और इसी के साथ यहाँ पर लिख कर के आ गया है यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। हमारा रिटर्न यहाँ पर फाइल किया जा चुका है और इसको सक्सेसफुली E-वेरीफाई भी किया जा चुका है। अब इसके बाद में यहीं पर दिए गए डाउनलोड रिसिप्ट ऑप्शन के ज़रिए इसकी रिसिप्ट को डाउनलोड किया जा सकता है। तो इस पर हम क्लिक करके रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। रिसिप्ट हमारी ऊपर डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद में इसे हम यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसे हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब ये है हमारी रिसिप्ट जिसमें ऊपर बेसिक डिटेल्स और नीचे हमारी सैलरी से संबंधित डिटेल्स। और क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स हमें नहीं देना है और ना ही हमारा कोई रिफंड यहाँ पर बन रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर लास्ट में 0 दिया हुआ है। और सबसे नीचे देख सकते हैं रेड कलर से लिखा हुआ है डोंट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु। अब इस रिसिप्ट को CPC बेंगलुरु के एड्रेस पर सेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा रिटर्न ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। जबकि अगर हमने अपने रिटर्न को E-वेरीफाई न किया होता तो इसी जगह पर बेंगलुरु के एड्रेस के साथ में ये इंडिकेट किया जाता कि इस रिसिप्ट को इस एड्रेस पर सेंड किया जाना है 30 दिनों के अंदर। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हम फिर से आ जाएंगे गो टू डैशबोर्ड पर। हम आ गए हैं इसके मेन पेज पर। अभी रिटर्न फाइल करने से पहले यहाँ पर ही हमें फाइल नाउ का बटन दिखाई पड़ रहा था। अब उसकी जगह पर लिख कर के आ रहा है फाइल्ड सक्सेसफुली। हम अपना रिटर्न सक्सेसफुली फाइल कर चुके हैं और नीचे 4 स्टेप्स में हमको बताया गया है कि हमने अपना रिटर्न 12 जुलाई 2023 को फाइल किया है और 12 जुलाई 2023 को ही हमने इसे वेरीफाई भी कर लिया है। इसके बाद में अभी हमारा जो ITR है वो प्रोसेसिंग में है, अंडर प्रोसेसिंग है। तो अभी यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और जब हमारा ITR प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पर तीसरे और चौथे नंबर पर ग्रीन टिक बन करके आ जाएंगे। ITR प्रोसेस होने का मतलब है कि हमने अपना ITR जैसा फाइल किया है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस ITR को उसी रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है ये उस ITR को वहाँ पर देखने के बाद में डिसीजन लिया जाएगा और यहाँ पर ये स्टेप्स ग्रीन होते चले जाएंगे। और इसके बाद में हमें मेल के ज़रिए या अगर हमारे ITR में कोई गड़बड़ी है तो नोटिस के ज़रिए इन्फॉर्म किया जाएगा दोबारा से ITR फाइल करने के लिए। और अगर हमारा ITR सही है तो उसके बाद हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे ITR में कुछ कमी है तो उसके लिए हम संशोधित ITR यहाँ से फाइल कर सकते हैं, जो कि नीचे दिया हुआ है फाइल रिवाइज्ड रिटर्न। और इसके अलावा जो हमने अपना ITR फाइल किया है, अगर उस ITR को फिर से देखना हो या उसे डाउनलोड करना हो तो ये ITR हम अपना फाइल किया हुआ कहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए हमें जाना है E फाइल टैब पर।
इनकम टैक्स रिटर्न्स पर, और इसके बाद में सेकंड नंबर पर व्यू फाइल्ड रिटर्न्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारे सभी ITR जो अब तक फाइल किए गए हैं हर साल, उनकी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और सबसे ऊपर हमारा लेटेस्ट ITR जो हमने फाइल किया है वो दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से हम अपने फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसके अलावा जो हमारे पुराने ITR हमने अब तक फाइल किए हैं, उन फॉर्म्स को और उनकी रिसिप्ट को भी यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। उनकी पूरी डिटेल को यहाँ से देखा जा सकता है। जैसे अगर हम पिछले साल के ITR की बात करें तो व्यू डिटेल्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल एक मैप के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। शुरुआत नीचे से हुई है। पिछला ITR 9 जुलाई 2022 को फाइल किया गया था, और इसके बाद 9 जुलाई 2022 को ITR अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, E-वेरीफाई नहीं हुआ है। और उसके बाद 9 जुलाई को ही दिखा रहा है कि हमने इसको सक्सेसफुली E-वेरीफाई कर दिया है। अगर बाद में किसी डेट में वेरीफाई किया होगा तो वो डेट यहाँ पर दिखेगी। इसके बाद 9 जुलाई से ये अंडर प्रोसेसिंग रहा है, और इसके बाद में ये हमारा ITR प्रोसेस हो गया है बिना किसी डिमांड नोटिस के और बिना किसी रिफंड के, क्योंकि उस टाइम पे भी रिफंड नहीं बन रहा था। अब अगर इसकी पूरी डिटेल्स हमें देखनी है तो इसका जो इंटीमेशन ऑर्डर है वो यहाँ से डाउनलोड करना होगा। इस पर क्लिक करके हम अपने इंटीमेशन ऑर्डर को डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं, और इस इंटीमेशन ऑर्डर में ही हमें अपनी पूरी डिटेल दिखाई पड़ेगी, जिसमें 2 कॉलम रहेंगे। एक कॉलम जिसमें हमने अपनी डिटेल्स जैसे फिल की थी वो दिखाई पड़ेंगी, और दूसरा कॉलम जिसमें टैक्स डिपार्टमेंट उसे किस रूप में मान रहा है, उसने जैसा हमने फिल किया था वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया है या उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। और उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा रिफंड बन रहा है तो वो डिटेल्स भी वहाँ पर दी होंगी, कितना रिफंड होना है, कब तक होना है, या अगर हमारे ऊपर बैलेंस बन रहा होगा तो हमें कितना टैक्स और पे करना है, या हमारे ITR में कोई गलती थी तो उसे सुधारने के लिए भी उसमें इंडिकेट किया गया होगा। तो अब हम ITR से संबंधित अपना सारा काम कर चुके हैं। हमारा ITR फाइल हो चुका है, E-वेरीफाई भी हो चुका है, अब बचा है सिर्फ प्रोसेस होना। तो जल्दी ही हमारा ITR प्रोसेस भी हो जाएगा। तो इसी के साथ में अब हम अपना काम ख़त्म करते हैं, और इसके लिए हम ऊपर आ जाते हैं और कर देते हैं लॉग आउट। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपना ITR बिना किसी प्रकार की कोई गलती किए बड़ी ही आसानी से फाइल कर सकते हैं, उसे वेरीफाई कर सकते हैं। आशा है कि आप सभी ने इस वीडियो में बताई गई जानकारी को अच्छे से समझा होगा। उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई जानकारी सफिशिएंट होगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, क्योंकि अभी यहाँ पर चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जा सकता था। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसके अलावा भी अगर आपको अलग से कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए इन्फॉर्म कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे उससे संबंधित जानकारी आपको प्रोवाइड करने की। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।